नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं हिना। चलिए हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां बिहार महागठबंधन की मीटिंग है। इस मीटिंग में बीजेपी के अलावा बिहार की सभी सियासी पार्टियों के लीडर शिरकत कर रहे हैं। ये मीटिंग राहुल गांधी की सदारत में उनकी रिहाइशगाह पर होनी है। मीटिंग में सीटों की तकसीम और लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बातचीत की जाएगी। जराये के हवाले से ये भी खबरें हैं कि आरएलएसपी सदर उपेंद्र कुशवाहा भी इस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। एनडीए छोड़ने के बाद से कुशवाहा लगातार कांग्रेस लीडरों के राब्ते में रहे हैं। इससे पहले ये मीटिंग 1:30 बजे होनी थी, जिसे बदलकर अब इसका वक्त शाम 4 बजे कर दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी को हम तो शुरुआत से, सबसे पहले से हम लोगों ने न्योता देने का काम किया है, बल्कि पब्लिक डोमेन से हम लोगों ने न्योता देने का काम किया है। लेकिन उस समय भी हम कहते रहे कि फैसला उनको करना है कि हम आरक्षण बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, और जो उनकी जो विचारधारा है, वो जिस खेमे में बैठे हुए हैं वो दूर दूर तक नहीं, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो ऐसे लोगों को साथ उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या काम है? तो अगर सच में वो चाहते हैं कि देश का भला हो, एकजुटता हो, उस वजह से हम लोगों ने उनको न्योता देने का काम किया था। तो अभी बीजेपी से, एनडीए से वो निकले हैं। लेकिन एक बात और साबित हो गई है कि जिस प्रकार से तानाशाही पूरे देश में कायम कर रखा है बीजेपी के लोगों ने, उसी प्रकार से अपने अलायंस को, जो उनके सहयोगी हैं, उन पे भी तानाशाह तरीके से उनको दबाने के लिए, और ख़ास तौर पे जो रीजनल्स पार्टी हैं, क्योंकि राज्यों से ही आपके देश का जो एजेंडा जो होता है वो तय होता है। तो उस प्रकार से जो रीजनल्स पार्टी हैं उसको दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कल परसों ये बयान दिया है, और अभी जिस प्रकार से एनडीए खेमे में एलजेपी नाराज चल रही है, तो ये साबित होता है। हम आपको बताएं कि आज दिल्ली में बिहार से जुड़े तमाम अहम लीडर जो हैं वो मौजूद रहेंगे, और सबसे अहम बात ये कि उपेंद्र कुशवाहा भी इस अहम मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे हमारे साथी दिवाकर से। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे इस मीटिंग के ताल्लुक से क्या कुछ अपडेट? देखिए, लालू प्रसाद तेजस्वी और राबड़ी देवी को अंतरिम जमानत मिल गई है ईडी और सीबीआई मामले में, और ये माना जा रहा है कि ये बड़ी राहत है। और इसके बाद एक महागठबंधन की एक अहम बैठक होने वाली है, और ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो जाएंगे। ये तय हो गया है, सस्पेंस जो चल रहा था वो खत्म हो गया है, और आज 4 बजे पीसी होगी। तेजस्वी दिल्ली में मौजूद हैं, राबड़ी देवी मौजूद हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा मौजूद हैं। तो आज बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में शामिल कराएंगे। यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में तेजस्वी और राबड़ी देवी को अंतरिम राहत मिली है। ईडी और सीबीआई मामले में उन्हें राहत मिली है। लालू प्रसाद की 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली सुनवाई हुई। पिछली सुनवाइयों में लालू प्रसाद की सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए वो सुनवाई में शामिल नहीं हो पाए। तो आज उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई और उनको भी राहत मिली है। अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। तो कहीं ना कहीं ये आरजेडी और जो लालू प्रसाद का परिवार है उसके लिए राहत की बात है। आज महागठबंधन का भी कुनबा बढ़ा है, कुनबे ने नया आकार लिया है। महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो रहे हैं। उनकी राहुल गांधी और अहमद पटेल से पहले ही 2 मुलाकातें हो चुकी है, 2 मुलाकातें दोनों नेताओं से। तो आज उपेंद्र कुशवाहा शामिल होंगे। अब सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत होगी। और मैं आपको एक अहम जानकारी देना चाहता हूं, जिस तरीके से एलजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपना रुख अख्तियार किया था सीट शेयरिंग को लेकर, तो नीतीश कुमार की भी कल देर शाम दिल्ली आने की सूचना है। और उधर एनडीए की भी बातचीत होगी। नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे, 2-3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। तो उनकी अमित शाह के साथ और एलजेपी के नेता रामविलास पासवान और चिराग के साथ मुलाकात हो सकती है और सीट शेयरिंग पर बातचीत हो सकती है। तो ये सियासी घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहे हैं और बिहार की सियासत के लिए काफ़ी अहम पल हैं और काफ़ी अहम है 2-3 दिन। जी दिवाकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वहां पर तमाम अहम लीडर जो है वो मौजूद हैं और भी बहुत सारे लीडर वहां पर पहुंचने वाले हैं। इन तमाम चीजों के बीच आपसी जो गठजोड़ है, आपसी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। जी बिल्कुल,
उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही राहुल गांधी से 2 मुलाकातें कर चुके हैं। उनकी अहमद पटेल से मुलाकात हो चुकी है। एक बार अहमद पटेल के पास वो खुद गए थे। अहमद पटेल एक बार उपेंद्र कुशवाहा के आवास आए थे, तो 2 बार उनकी मुलाकात हो चुकी है। आज उनकी संयुक्त पीसी है, यानी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन का दामन थामेंगे। रही बात एनडीए की, तो जिस तरीके से चिराग पासवान ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है, तो कहीं न कहीं जी, तो बहरहाल आप इस पूरे अहम मामले पर नजर बनाए रखिए। हम दोबारा भी आपसे राब्ता करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में कल से सदर राज नाफिज हो गया है। मरकजी हुकूमत की सिफारिश पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने रियासत में सदर राज के निफाज को मंजूरी दी। गवर्नर राज के 6 महीने की मुद्दत मुकम्मल होने पर रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने यहां सदर राज नाफिज करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को रवाना की। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जैसा सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर में काम करके कई मसलों को हल किया, सदर जमहूरिया से भी ऐसी ही उम्मीद है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि जम्मू कश्मीर में अगर चुनी हुई सरकार नहीं रहती है या जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, तो इसके तुरंत बाद 6 महीने के लिए जम्मू कश्मीर में गवर्नर्स रूल लगता है। और जैसे ही राज्यपाल शासन के 6 महीने पूरे होते हैं, उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है माननीय राष्ट्रपति द्वारा, और जिसके बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर हमने 6 महीने में देखा है कि जब राज्यपाल जी का शासन था तो फास्ट ट्रैक, बड़ी तेजी से बहुत पुराने लंबित मामलों का निवारण किया गया, बड़े अच्छे तरीके से काम निपटाए गए, बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के कोशिशें हुई। और हमें उम्मीद है कि अब जब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है जम्मू कश्मीर में, तो देश के महामहिम राष्ट्रपति जी जम्मू कश्मीर के उन सभी बर्निंग मुद्दों का भी समाधान करेंगे जिनको लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता पिछले कई सालों से इंतजार कर रही है। शहर तशद्दुद के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के कत्ल से नाराज कई साबिक नौकरशाहों ने एक खुला खत लिख डाला है। इसमें उन्होंने रियासत में इस मामले से पहले और बाद में पैदा हुई कशीदगी को लेकर अपनी तशवीश का इजहार किया। इस खत में लिखा गया कि 3 दिसंबर 2018 को हुए तशद्दुद के दौरान पुलिस ऑफिसर सुबोध कुमार का कत्ल सियासी तासुब की सिमत अब तक का एक बेहद खतरनाक इशारा है। तमाम नौकरशाहों ने खत में लिखा कि इससे पता चलता है कि मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत यूपी में इक़्तिदार के बुनियादी उसूलों, आईनी पॉलिसीज और समाजी सलूक खत्म हो चुका है। रियासत के वज़ीर आला एक पुजारी की तरह शिद्दत पसंद और अक्सरियती सोच के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। खत में लिखा है कि फिरक़वाराना कशीदगी पैदा करने के लिए ऐसे हालात पहली बार पैदा नहीं किए गए। इस खत में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया। वहीं बुलंदशहर तशद्दुद के 4 मुलजिमों ने खुद सुपुर्दगी कर दी। सीजेएम कोर्ट ने चारों मुलजिमीन को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेजा। 3 दिसंबर को बुलंदशहर के सियाना में मुबैना गौकुशी के बाद हुए तशद्दुद में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और एक मकामी की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई थी। उसने कार्रवाई करते हुए नामजद मुलजिमीन के खिलाफ कुर्की जब्ती वारंट जारी किए थे। अब तक इस मामले में 20 मुलजिमीन को जेल भेजा जा चुका है। के विरुद्ध अब तक कार्रवाई की जा चुकी है। 20 लोग अरेस्ट किए गए हैं, कई की अरेस्ट और आत्मसमर्पण किया था कुछ लोगों ने। आज 4 अन्य लोगों ने भी किया है। इस तरह से कुल मिलाकर के 24 लोग गिरफ्तार या आत्मसमर्पण किया है जिनके विरुद्ध कार्रवाई की है। और वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने बुलंदशहर तशद्दुद के ताल्लुक से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सियासी साजिश की वजह से बुलंदशहर में तशद्दुद हुआ। सीएम योगी ने कहा कि इंतजामिया ने इस मामले के पीछे किसका हाथ है इसका पता लगा लिया है। सीएम योगी ने कहा कि जहरीली शराब बनाने वालों ने हालात बिगाड़ने के लिए ये साजिश रची थी। घटना एक साजिश थी। साजिश का पर्दाफाश कल हो चुका है। ये साजिश वही लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने प्रदेश में जहरीली शराब बना करके यहाँ के निर्दोष लोगों को मारने का कुत्सित प्रयास किया था। ये राजनीतिक षड्यंत्र था और राजनीतिक षड्यंत्र वे लोग करते हैं जो कायर हैं, जो आमने सामने किसी चुनौती को फेस करने की स्थिति में नहीं है। पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई देख करके एक दूसरे को गले लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं और निर्दोष नागरिकों को वे लोग शिकार कुत्सित बनाने कुत्सित शिकार पर अपनी साजिश का शिकार बनाना चाहते हैं।
प्रदेश सरकार इस प्रकार की किसी भी साजिश को होने नहीं देगी, बहुत सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटेगी और निपट रही है। प्रदेश के अंदर कानून का राज होगा, हर हाल में होगा। बुलंदशहर की घटना में शासन ने भी और प्रशासन ने भी पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की है और कानून के दायरे में रह करके प्रदेश सरकार ने एक बड़ी साजिश को बेनकाब किया है। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, लालू यादव को राहत मिल गई है। 19 जनवरी तक उनकी अबूरी जमानत बढ़ा दी गई है। ईडी में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत दीगर को ये राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लालू यादव को ये राहत दी है। IRCTC स्कैम मामले में कोर्ट में समाअत हुई थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दी। CBI और ED मामले में मिली अबूरी जमानत में लालू यादव को राहत मिल गई है। और जैसा कि हमारे साथी दिवाकर भी बता रहे थे कि आज ही इस तरह का मामला सामने आना, यानी जो दिल्ली में महागठबंधन की तैयारियां हो रही हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ये मामला उठेगा और उसको भी तक़वियत मिलेगी। तो आपको बता दें कि 19 जनवरी तक लालू यादव को राहत मिल गई है। ED मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, लालू यादव को बड़ी राहत और खासकर आज के दिन जब वहां बड़ी मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल ही ना, एक बड़ी राहत के तौर पर देखी जा रही है फिलहाल लालू यादव को। हालांकि IRCTC स्कैम मामले में ED और CBI 2 मामले थे जिसमें उनको फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है 19 जनवरी तक। वहीं तेजस्वी और राबड़ी यादव को भी ED के मामले में अंतरिम जमानत की जो अवधि थी वो फिलहाल 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इस पूरे मामले में CBI का जो मामला था जिसमें CBI जांच कर रही थी, CBI के मामले में तेजस्वी और राबड़ी यादव को नियमित जमानत मिल चुकी है। फिलहाल एक फौरी राहत जरूर देखी जा सकती है। CBI ने आज इस पूरे मामले में अपने तमाम जो दस्तावेज हैं वो फिलहाल सभी आरोपियों को सौंप दिए हैं। तो एक बड़ी राहत के तौर पर जरूर देखा जाता है, क्योंकि इस पूरे मामले में CBI ने इन तमाम लोगों को बतौर आरोपी बनाया है कि रेलवे टेंडर जो है वो गलत तरीके से दिया गया है, नियमों को ताक पर रख कर दिया गया है। अब फिलहाल 19 जनवरी को दोबारा इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, तब तेजस्वी और राबड़ी के नियमित जमानत पर सुनवाई होगी और देखना यह भी होगा कि प्रवर्तन निदेशालय और CBI लालू यादव के इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए तो नाज़रीन आपको बता दें कि ED मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत दीगर को राहत मिल गई है और लालू यादव के लिए खासतौर से बड़ी खबर है, उन्हें 19 जनवरी तक के लिए ये राहत मिल गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हामिद निहाल अंसारी अपने वालिदैन के साथ मुंबई पहुंचे। 6 बरस पाकिस्तान की जेल में गुजारने के बाद निहाल वाघा के रास्ते वतन पहुंचे। उन्होंने कल दिल्ली में वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात की और रिहाई में हुकूमत की कोशिश के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया। और आपको बताएं कि हाल ही में पाकिस्तानी जेल से रिहा हुए हामिद निहाल अंसारी ने पाकिस्तानी जेल में गुजारे अपने 6 साल तजुर्बात न्यूज़ 18 से शेयर करते हुए कहा कि पाकिस्तानी जेल में उन्हें अच्छे और बुरे दोनों तरह के तजुर्बात का सामना करना पड़ा। Hamid Ansari, when is it first that you got to know about your release and what were your first thoughts? I was already informed that I am a 3 years sentenced, so I knew that 16 December is my date of release. But 16 was a Sunday, so according to the laws, it was not to be done on a holiday. I spoke to my lawyers, they said either it will be on a Monday or on a Tuesday, but it was not confirmed. Then suddenly on Tuesday morning 6:30, the Deputy Superintendent of Mardan Jail, Pakistan, he came to me and he told me that, okay, get ready, you only have half an hour and no 1 minute up. You have to get ready, we are leaving now. So I was like, okay, fine, it's finally over now. Could you believe that this is finally happening? I was, the ground was not in my feet. I was flying, I was in the air. So I was like, you give me half an hour, I am ready in 15 minutes. And just open the gates, I am ready to run. And Hamid, we know it's a very emotional time for you, and of course you're, emotionally overwhelmed. But allow me to ask you, how was your experience in the prison in Pakistan? The experience was like good and bad, I would say, because the 6 years duration was a long duration,
And in this long duration, you know, even if you live with an enemy and you keep looking at him, at a time you start developing sympathy for the person. So even though I was an Indian national in a Pakistan prison, at a time they started, you know, developing, okay, fine, he's a prisoner, he is from India, but at least he is a human. So at times there were people who treated me good, and at times there were people who treated me bad. So after 6 long years, you're back. What are the plans for the future? All the plans will be decided by my parents, because whatever planning I did in the past, it destroyed everything. So I will leave it on my parents. और नाज़रीन, आपको बता दें कि पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई और हस्ब मामूल शोर शराबे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए और राज्यसभा की कार्रवाई आज दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई है। रांची से अहम खबर हमने आपको दी थी कि जहां लातेहार कोर्ट ने 8 गौ रक्षकों को मुजरिम करार दिया। कल इन तमाम मुजरिमों की सजा का ऐलान होना है। दरअसल ये वाकया साल 2016 में लातेहार जिले के बालूमाथ में पेश आया था। और हमारे साथ मौजूद हैं अर्जी गुजार जो वकील हैं अब्दुल सलाम साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से जानेंगे पूरा मामला और आगे का क्या कुछ। अब्दुल सलाम साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, एक बड़ी लड़ाई की तरफ आप बढ़े थे, क्या कुछ अब तक? जी हाँ, ये लड़ाई तो बहुत बड़ी थी, लेकिन माशाअल्लाह ऊपर वाले की मेहरबानी से और सही तरीके से फैसला भी आया है। जी, मेहनत तो काफी करना पड़ा और काफी रिस्की मेहनत था ये। अब्दुल सलाम साहब, आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे क्या है ये जो पूरा मामला था, वो क्या था? 2 जो बेकसूर लोग थे, जिसमें से एक नाबालिग बच्चा था, 12 साल का बच्चा था, उनकी जान चली गई थी। ये पूरा वाकया जो नाज़रीन हमसे अभी तक जुड़े हैं उनके लिए हम जानना चाहेंगे। जी, ये घटना 2016 की तकरीबन है। 2 जो पशु व्यवसायी थे वो अपने इलाके में किसी दूसरे हाट या छोटा मेला कहलाता है, वहाँ पशु बेचने के लिए जा रहे थे जी। और रास्ते से ही उनको उठा लिया गया और एक सुदूरपुर एरिया में ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के पश्चात उसको पेड़ में, एक पैरेलल पेड़ में फांसी लटका करके दिखाने के लिए लटका दिया गया। ये काम ये गौ रक्षक दल के कुछ सदस्यों का था, जिनका नाम बजरंग दल से फिर बाद में जुड़ा, उन लोगों के द्वारा किया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको पकड़ा गया। एफआईआर में नेम्ड कोई और एक विनोद प्रजापति था, लेकिन पुलिस चार्जशीट में उसको हटा दी और ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान 8 एक्यूज का इसमें ट्रायल फेस किया और जिनको इसमें तकरीबन 11 गवाह विटनेस एग्जामिन हुए थे, जिसके आधार पे कल कोर्ट ने इन लोगों को दोषी ठहराया और उसी के बिना पे कन्विक्शन के पॉइंट पे कल इतनी सजा होनी है। जी अब्दुल सलाम साहब, यकीनन एक बड़ी कामयाबी आपको मिली है, एक लंबा सफर आपने तय किया है कानूनी जद्दोजहद का। आपसे जानना चाहेंगे कितनी सजा की आप यहाँ पर मांग करना चाहेंगे कोर्ट से? जी, मैं तो चाहूंगा क्योंकि 302 और 201 हत्या और सबूत को मिटाने का दोषी पाया गया है, जिसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तो है ही, लेकिन मेरी मांग रहेगी इन लोगों को फांसी दी जाए। जी अब्दुल सलाम साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस हुए होंगे, क्योंकि इस तरह के जो मामले हैं वो हालिया दिनों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि शक की बुनियाद पर गौकुशी या इस तरह के मामलों में फौरन किसी भी आदमी का कत्ल कर दिया जाता है। तो ये एक मिसाल रहेगा फैसला। जी जी जी, आपको ये बता दूं कि ये पूरी इंडिया का मॉब लिंचिंग का ये फर्स्ट मामला था और इस पे पूरी दुनिया की निगाह थी और वाकई इस तरह की घटना पूरे भारत में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हाँ। लेकिन कानून जो हमारा संविधान है यकीनन दोषियों को सजा दे रही है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। अभी अपने भारतीय संविधान पे यकीन करना चाहिए, जिसका हमें रिजल्ट भी मिला है। जी अब्दुल सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर बातचीत के लिए, न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए। वाकई कानून से बालातर कोई भी नहीं और कल भी इस अहम खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। चलिए अब जरा मौसम की बात कर लें। जहां एक तरफ तो सर्दी का सितम जारी है, वहीं दूसरी जानिब पिंक सिटी जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर के शहरी सरकारी कवानीन में उलझ गए हैं। दरअसल जिन लोगों के पास खुद का आशियाना नहीं है, उन्हें ढेर सारी सरकारी बंदिशों के बाद सोने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाती है। जयपुर में टेम्परेचर जो है वो -4 तक पहुंच चुका है, लेकिन सरकारी बंदिशों की वजह से गरीब फुटपाथ पर सोने पर मजबूर हैं। ये तमाम चीजों का जायजा लिया हमारे साथी ने।
सड़क किनारे फुटपाथ पर कपकपाती ठंड में गिरते दर्जा हरारत के बीच सोते हुए ये उन मजबूर लोगों की तस्वीरें हैं जो हम जैसे ही दिखते हैं। जयपुर की सड़कों पे अगर आप घूमना शुरू करें तो सैकड़ों की तादाद में इस कपकपाती सर्द में लोग खुले आसमान के नीचे सोते हुए नजर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इन बेघर लोगों को सोने के लिए इंतजामिया ने कोई सहूलतें पैदा नहीं की हैं। जयपुर नगर निगम शहर में मुख्तलिफ जगहों पर रेन बसेरों का कैंप लगाए हुए है, लेकिन ये मजबूर लोग सरकारी अफसरान और सरकारी कवानीन की बंदिशों में जकड़े हुए हैं। 1, 2 या फिर 3, आखिर कितने ऐसे लोगों की शक्ल मैं आपको दिखाऊं जो जयपुर शहर में फुटपाथ पर इन सर्द रातों में फुटपाथ पर सोने पर मजबूर है। जो मौसम इतना ठंडा है उसके अंदर यहाँ पर क्यों सो रहे हो और रैन बसेरे में क्यों नहीं जाते हो? रैन बसेरे में हमारे पास आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड मांगते हैं। हमारा आधार कार्ड खो चुका है, मतलब किसी ने निकाल लिया, तो इसलिए मजबूरी से सोना पड़ रहा है। आप भी यहाँ पर खुले में सो रहे हो, यहाँ क्यों नहीं सोते हो रैन बसेरे में? आधार कार्ड नहीं है सर हमारे पास, इसलिए मजबूरी से सोना पड़ रहा है, क्या करें। हुकूमती ज़ाब्ते की बंदिशों में फंसे इन मजबूर लोगों का दर्द बांटने न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो यहाँ की हालत देखकर यकीन करना मुश्किल था। आप खुद देखिए कि सियासी लीडरान के वादों और जुमलाबाजियों में आम इंसान कहां फंसा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर सो रहे हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से यहाँ पर बाकायदा एक होमगार्ड की तैनाती की जाती है जो कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए होता है। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर कोई व्यवस्था के लिए होमगार्ड का जो जवान है वो तैनात नज़र नहीं आ रहा है। क्या करने आए हैं आप यहाँ पर? मैं SMS आया हूँ और मुझे यहाँ पर खाली नाइट में सोना है बस। तो आप बात नहीं करें, यहाँ पे कोई है नहीं क्या? नहीं, मेरा कोई नहीं है, मेरा ID है ये, और ये मुझे सुबह जाना है। अब यहाँ इन आदमियों को तो हम जानते ही नहीं सर, है ना। आप यहाँ पे तैनात हो क्या? हाँ सर। ये लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कोई आप देख ही नहीं रहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, फिर क्यों तैनात है आप यहाँ पे? सर आ रहे ना तो आ रहे कंटिन्यू लोग। तो ये बहुत से लोग बाहर सोते हैं कि आधार कार्ड देखकर सोने देते हो क्या आप अंदर? नहीं सर, वो थोड़ा डॉक्यूमेंट तो देखना ही पड़ता है ना, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा उसके ID प्रूफ वगैरह देख लेते हैं, और बाकी करीब करीब सभी को हम सोने के लिए बिना आधार कार्ड भी सोने देते हो? हाँ सर, वो देख लेते हैं, अगर वो सही है और लग रहा है वो तो उसको सोने लेते हैं। ये कहते हैं कि कोई शराबी नहीं होना चाहिए, उसको आखिर सही का पैमाना क्या होता है ये लोग ये खुद उसको देखकर उसका तय करते हैं, लेकिन उनसे विकट स्थिति इनके दावों से, इनके दलीलों से इतर स्थिति उन लोगों की है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास खुद के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और वो मजबूरी में खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर होते हैं और उनको ये लोग अंदर भी नहीं आने देते हैं। कैमरा पर्सन एहसान के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 जयपुर। यूपी से खबर है जहां के आगरा में इंजीनियरिंग की एक तालिबा की इस्मत रेजी की गई। थाना न्यू आगरा के पास भगवान टॉकीज चौराहे से तालिबा को अगवा किया गया। ये तालिबा कोचिंग के लिए जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 लोग फरार बताए गए हैं। बुलेटिन में इतना ही, आदाब।